इस माउस को आगे कर दो। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम अभी तक जो बातें हुई हैं वो रिलेटेड हमारी जो हुई थी वो ये हुई थी कि वर्क पर हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और वर्क के ऊपर कैसे कैसे कैटेगरी के क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक। तो उसमें से एक कैटेगरी ये भी थी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, पुली स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख रखे हैं। तो जो बच्चा डायरेक्ट तीसरा वीडियो देख रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया पीछे वाले 2 वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलो ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं हम। चलो देखो, अब हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे, जो शुरुआत करेंगे वो ये करने वाले हैं कि हमारे पास जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने यहां से लिया कि एक रस्सी इस तरीके से और यहां पर एक ब्लॉक है, मान लो ये 10 kg का है और अगर ये ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है तो बताना है कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर। अब ये क्वेश्चन हमारा स्यूडो का कॉन्सेप्ट का यूज हो गया भैया, यही हमारा स्यूडो कॉन्सेप्ट होता है। स्यूडो कॉन्सेप्ट कोई नई चीज नहीं है, यही है। तो कैसे करेंगे इसे समझते, देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ये टेंशन t दिया है, यहाँ पर नीचे हमारे पास 10g दिया है। इसको अगर हम देखें तो स्यूडो से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखें तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर इनर्शियल फ्रेम से लिखेंगे t माइनस का 10g इज इक्वल टू 10a, ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी दी है, तो आप लिख सकते हो, इसे लिखेंगे 100 प्लस का 10 इंटू का 2, हमारे पास हो गया t की वैल्यू 120 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू हो गई 120 न्यूटन। अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए हमको वर्क डन फाइंड करने के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी जब दी गई है, कुछ नहीं दी गई है तो 0 मानोगे। तो डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस का हाफ, a की वैल्यू दी है 2 इंटू टी की वैल्यू दी है 10, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 100 मीटर। अब यहाँ से हमको वर्क डन बाय टेंशन चाहिए, तो आप लिखो टेंशन इंटू का डिस्प्लेसमेंट इंटू का कॉस 0, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना दिया 0 डिग्री, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। तो भैया हम यहाँ से क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास दी है 120, डिस्प्लेसमेंट दिया हमारे पास 100 और इंटू का वैल्यू 1 हो गया, तो हमारे पास हो गया 12,000 जूल। ये हो गया वर्क डन बाय टेंशन। अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता इसमें तो क्या आप लिखते, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर पूछता तो आप क्या लिखते इसमें, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते तो क्या होता। तो भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी में कोई नई बात नहीं होती, इसमें हम लोग यहाँ लिखते वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू नीचे की तरफ 10g तो 100 लिखते हैं और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 100, तो हमारे पास ये हो जाता 10,000। तो 10,000 जूल आ जाता, बस इतना है। ये 12,000 है और ये 10,000 है। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो फोर्स का डायरेक्शन, जैसे टेंशन है तो वो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और अगर हम ग्रेविटी के अंडर में बात करें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए उनका वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें, टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो इनके द्वारा वर्क डन देखोगे तो पॉजिटिव आ गया। तो सारी बातें हमें ये समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, अगर इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं, मान लो कि आप फ्रिक्शन चैप्टर के बारे में जब बात करेंगे तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में आपको सारी बातें बता चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको पता होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लिखना चाहोगे, आप बोलोगे सर सीधा लिखेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, तो हमारे पास टेंशन लिखा जाएगा, तो लिखेंगे 10g प्लस का 10a, ये बन गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम के। तो बात तो वही है, तो हमारे पास यही तो आया है, ये देखो, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे भी ठीक लगे। आओ भैया आगे देखते हैं। इसी में इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यहां से क्वेश्चन आगे देखो। मान लो कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी दिखा सकते हो इसी को, कि एक मंकी इस स्ट्रिंग पर इस पर चढ़ रहा है, इस मंकी का मास 20 kg दिया है, ऊपर की तरफ मंकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। और हम अगर पूछें कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा इस केस में भी, तो भैया हमको इसमें निकालना है और साथ में कितने टाइम में, तो इन टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ही देखना है। तो चलो भैया देखते हैं।
इसके लिए भी इसकी एबीडी बनाओ, तो भैया क्या होगा, यहाँ पर टेंशन टी, नीचे इस पर कितना लगेगा 20G, तो हमारे पास कितना हो गया देखो, यहाँ से जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है, T माइनस का 20G इज इक्वल टू 20A, हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 20G प्लस का 20A, यहाँ से T की वैल्यू जो बनेगी वो 200 प्लस का 20 इंटू का 2, यहाँ से बन जाएगा 240, तो 240 न्यूटन हमारे पास यहाँ से टेंशन आ गया, 240 न्यूटन यहाँ पर टेंशन आ गया। डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी गई नहीं है तो 0, इंटू का हाफ इंटू एक्सेलरेशन दिया है 2, इंटू का टाइम t, यहाँ से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ से अगर वर्क डन बाई टेंशन निकालोगे तो आपके पास कितना हो, टेंशन ऊपर की तरफ, तो आप लिखोगे 240 इंटू का 100 और इंटू का कॉस 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है और यहाँ पर भी, तो हो जाएगा 24,000। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मंकी का ऊपर एक्सेलरेटेड होना या फिर रस्सी पर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, उसको किसी एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना, मतलब एक जैसी सिचुएशन है, ठीक है। अगर मंकी अगर नीचे की तरफ आएगा तो इस इक्वेशन में अंतर हो जाएगा। अगर मैं सेम इस मंकी को ऊपर की जगह नीचे कर लें तो क्या अंतर होगा, सिर्फ इस इक्वेशन में अंतर होगा, जो फोर्स इक्वेशन हम लिखे हैं, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिए हैं, तो इस इक्वेशन में क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी 40 निकाल दोगे तो आ जाएगा 160 न्यूटन, बस इतना अंतर, इसकी वैल्यू उठा के रख दोगे आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना अंतर। चलो भैया अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखो मेरा ये कहना है कि अब क्वेश्चन में ऐसा लेके आ रहा हूं कि जिसपे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करें। क्या टेंशन के द्वारा वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? तो हमने पीछे देखा है कि टेंशन के द्वारा वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। टेंशन की वजह से वर्क डन टेंशन की वजह से जीरो हो सकता है क्या? वर्क डन टेंशन की वजह से हमारे पास निगेटिव भी आया, पॉजिटिव भी आया है। पुली ब्लॉक और जब हमने उसका केस देखा था तो उसमें एक की वजह से निगेटिव, एक की वजह से पॉजिटिव आया। क्या टेंशन वर्क डन टेंशन की वजह से जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। एक सिचुएशन में ऐसी ले रहा हूं कि एक रस्सी पर एक ब्लॉक मास m है और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करे, ऐसे ऑसिलेशन करे, ये पेंडुलम की तरीके से ऑसिलेट करे ऐसे ऐसे, तो अगर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है तो उस केस में ये किसी भी जगह पर जाएगा तो उस जगह पर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds और टेंशन हमेशा 90 डिग्री पर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में वर्क डन बाई टेंशन जीरो होगा। इस सिचुएशन को आप ध्यान रखना कि वर्क डन बाई टेंशन जीरो भी हो सकता है, वर्क डन बाई टेंशन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन बाई टेंशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो हो सकती है? देखा है पीछे के, सबसे पहले तुमने वही देखा था कि हॉरिजॉन्टल पर एक ब्लॉक रखा है और उस पर वो ब्लॉक उस सरफेस पे फिसल रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो बताइए कि वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? तो वहां पर वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई ग्रेविटी दोनों की वजह से ही वर्क डन जीरो था। ये बात अब पीछे देख चुके हैं। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो भी हो सकती है, ये भी देख लिए। और पुली के साथ जब एक स्ट्रिंग उस पर दो ब्लॉक जब हैंग कर रहे थे, उस केस में वर्क डन बाई ग्रेविटी निगेटिव भी थी और पॉजिटिव भी थी, ये भी देख लिया हमने। वर्क डन बाई नॉर्मल वहां पर जीरो तो देखा था, लेकिन वर्क डन बाई नॉर्मल पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है क्या? इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। आओ देखो, अगर हम यहां से बात करें, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि मान लो कि एक इस तरीके का क्वेश्चन, ध्यान रखना कि जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पूरा सिस्टम हमारा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मान लो कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। इसको आप एक लिफ्ट के तौर पे भी देख सकते हो, एक लिफ्ट हमारी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा और वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा इन टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड। इतने में हमको देखना है। तो चलो भैया इसको भी चेक कर लेते हैं। आओ, सबसे पहली बात यह है कि हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है वाई डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे? एस बाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू का टी स्क्वायर। तो यहाँ से भैया इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी है तो जीरो लिखो, हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए दिया है, टाइम टी नॉट दिया है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया? आप लिखोगे हाफ ए इंटू का टी नॉट का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हमारे पास ये आ गया। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि नॉर्मल कितना होगा, तो आप इसको सीधी सीधी इस पर फोर्स दिखाइए और फोर्स दिखाएंगे तो नॉर्मल ऊपर नीचे mg। इसके हिसाब से अगर मैं इस पर फोर्स इक्वेशन लिखें तो यहाँ से लिखेंगे n माइनस का mg
इज इक्वल टू एम ए। हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई यहाँ से एम जी प्लस का ए, आप यहाँ से नॉर्मल लिख सकते हो। इसके द्वारा अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि वर्क डन बाई नॉर्मल में नॉर्मल ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, तो आप लिखोगे नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू का कॉस 0। हमारे पास देखा जाए तो नॉर्मल की वैल्यू दी है एम जी प्लस का ए और साथ में डिस्प्लेसमेंट दिया है हमारे पास हाफ इंटू का ए इंटू का टी नोट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया वर्क डन बाई नॉर्मल। यहाँ से ये लो भैया आ गया, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं इसी नॉर्मल को या इस एक्सेलरेशन को अगर मैं नीचे ले लेता तो किस चीज़ का अंतर होता कि जो वैल्यू यहाँ पर यहाँ निगेटिव लिखा है, सॉरी पॉजिटिव लिखा है, इसकी जगह पे निगेटिव हो जाता, और निगेटिव हो जाता तो सिर्फ यहाँ निगेटिव हो जाता, और यहाँ निगेटिव के साथ साथ क्या होता, अगर नीचे जा रहा है तो इस पे निगेटिव भी होता और यहाँ पर भी निगेटिव होता। क्यों निगेटिव यहाँ पर होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ है और नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो माइनस यहाँ पर भी होना चाहिए। और जब ये केस हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि लिफ्ट जब नीचे जाती है किसी एक्सेलरेशन से तो उसका नॉर्मल g माइनस का a हो जाता है। आप लिख सकते हो इस इक्वेशन को प्लस, इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो हमारे पास ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो वो केस भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, तो इस पर मतलब नॉर्मल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी, दोनों केस आ गया। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो नॉर्मल निगेटिव है, वर्क डन बाई नॉर्मल निगेटिव है, और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भैया हमारे पास वर्क डन बाई नॉर्मल पॉजिटिव आ गया। इसी का एक केस और देखिए, देखो ये देखो हमारे पास वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर ग्रेविटी नीचे, आप लिखोगे माइनस का एम जी इंटू का डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी नोट का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी इस पे निगेटिव आया, वर्क डन बाई ग्रेविटी इस पे क्या आया, निगेटिव आया। वर्क डन बाई नॉर्मल इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसको नीचे ए एक्सेलरेशन से चलाने लगेंगे तो नॉर्मल की वैल्यू निगेटिव, मतलब वर्क डन बाई नॉर्मल निगेटिव हो जाएगा और वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था, क्या वर्क डन बाई नॉर्मल की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकती है क्या, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। इन दोनों सिचुएशन से अगर देखें नीचे और ऊपर जाने पर हम देखेंगे तो वर्क डन बाई नॉर्मल निगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है, और पीछे हमने देखा था वर्क डन बाई नॉर्मल 0 था। तो यहाँ तक तो हमारी कहानी पूरी क्लियर हो गई कि वर्क डन बाई नॉर्मल सब हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चलिए कहानी कुछ हम और आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है, सपोज यहाँ मास एम, एंगल थीटा, और ये एक वेज है। जब तक वेज के बारे में कुछ ना बोला जाए, वेज को कैसा मानते हैं, रेस्ट मानते हैं। ये रेस्ट है, ये फिक्स है, ऐसा कह सकते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। इसको यहां से रिलीज करो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को अगर हम देखेंगे तो मान लो एल दिया है, तो आप बोलोगे सर कि इसे रिलीज कर रहे हैं यहां से, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इसे आप ऐसे कह सकते हो। यहां से अगर मैं रिलीज करता हूं तो हमको वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई ग्रेविटी दो चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे उसे भी समझते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि वर्क डन बाई नॉर्मल तो 0 होगा, और क्यों 0 होगा उसे भी समझिए कि नॉर्मल का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। बट ग्रेविटी का केस अलग है, ग्रेविटी आपकी लगेगी इस जगह पर, ये एंगल आपके पास थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर आप लिखोगे तो आप बोलोगे कि सर mg और L के बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। चेक करो, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल दिया है, मैंने आपको पीछे बताया था एक केस, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर जो एंगल दिया है, हम उस केस को एक और ढंग से समझाते हैं, वो भी देखिए। अभी के लिए क्या है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना दिया, 90 डिग्री दिया है, 90 माइनस थीटा दिया है, तो मैंने रख दिया यहाँ से कितना बन गया, mg/L sin थीटा, ये बन गया mg/L sin थीटा। लो भाई वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये लो। अगर मैं इसको h मान लेता, ये h, तो ये h भी हो जाता। देखो ये वैल्यू h के बराबर कैसे होती है जरा समझो।
साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को लिख सकता हूँ h/l। चेक करो, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट h = L साइन थीटा। बेसिकली हमारे पास जो लिखा है, ये लिखा है वर्क डन बाई ग्रेविटी = mgh। हमने पीछे आपको बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी में और प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में ये बताया था कि भैया कि हमको इससे मतलब नहीं है कि आप किस ट्रैक पे चल के जा रहे हो, आप इस ट्रैक को ऐसे भी बना लेते, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा मतलब है ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चली, क्योंकि ग्रेविटी नीचे आपका वाई डायरेक्शन में लग रही है, और वाई डायरेक्शन में अगर ग्रेविटी लग रही है तो वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से ही हमको मतलब है। हमको मतलब किससे है? वाई डायरेक्शन की डायरेक्शन से। तो उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बोलोगे आप h, और वही तुम्हारा लिखा है। तो आप जैसे भी समझ सकते हो, इसके टर्म में आप लिखना चाहो तो इसके टर्म में लिखिए, और अगर वाई के टर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारे पास इसका आंसर। मैं एक पीछे केस आपको ये बताना चाह रहा था कि पीछे मैं आपको समझा रहा था कि हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया था कि मान लो कि सपोज ये 10 kg है और इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं, और ये फोर्स की वैल्यू सपोज मान लो 100 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री है, ब्लॉक यहां से 10 मीटर तक चल रहा है। मैंने बोला था कि इसको हम ये देखना चाहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है तुम्हारा 10। क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना है कि आप बताओ वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या होगा। तो मैं इसको बोल रहा था, मैं 3 तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कैसे कर सकता हूँ देखिए, समझिए। जैसे कि पहला फर्स्ट मेथड, वो एक ही बात है जो मैं आपको तीनों मेथड समझा रहा था, उनसे तीनों से आंसर एक ही आना है। मेथड 1, आप बोलोगे कि सर वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स = आप बोलोगे 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू इन दोनों के बीच का एंगल है 37 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, एफ की वैल्यू 100 दी है, डिस्प्लेसमेंट आपको 10 दिया, और उनके बीच का एंगल जो दिया है वो कितना दिया, 37 डिग्री दिया है। आप इसे लिखना चाहोगे तो 100 इंटू इसकी वैल्यू 10 इसकी वैल्यू 4/5, इसे काटोगे 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80, सॉरी 800 जूल हमारे पास इसका आंसर है। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स हमारा हो गया 800 जूल। आगे सुनिए, अगर मैं इसको मेथड 2 से समझे, मेथड 2, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो कहानी बनेगी वो ये है कि अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट इसके अलोंग कर दूं, देखो इसका कंपोनेंट 100 cos 37 लिखूं तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 80। अब 80 को अगर देखें तो क्या बोलोगे, इस 80 को उसी के डायरेक्शन में किया तो 80 इंटू 10 इंटू का cos 0, तो भी आंसर कितना आया, तो भी आपका 800 जूल आया, वो भी आंसर वही आ रहा है। इसको अगर मेथड 3 से देखें उसे भी समझिए, जैसे 2 मेथड से आंसर सेम आ रहा है। तीसरा मेथड इसका देखिए, मेथड 3, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स = 100, मैं इस 10 का कंपोनेंट इसके अलोंग करता हूं तो लिखोगे 10 cos 37, ये वैल्यू होगी 8, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में आ गया तो भी आंसर कितना आ गया, 800 जूल। कितना आ गया, 800 जूल। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि चाहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा ही रखिए, चाहे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आप उसे रिजॉल्व कर दीजिए, उसके अलोंग लेके आ जाइए, या फिर डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलोंग लेके आ जाइए, तीनों से आंसर सेम ही आना। तो बिल्कुल तीनों से आंसर सेम आया है, तो हम कैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हमारा सेम मैच करने वाला है। चलो और आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। देखो भाई, अगर हम यहां से बात करें, एक क्वेश्चन आपको बुक में ऐसे भी दिखेगा, हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, इस पे एक ब्लॉक है 10 kg का, या इसको गाड़ी समझिए एक, ठीक है, ये गाड़ी आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, एंगल 37 डिग्री, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.8 हमें दी है। हमको वर्क डन बाई नॉर्मल निकालना है, यहाँ पर वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है, और इन
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो बताओ कि ये बॉडी जो है हमारे पास 10 kg वाला ब्लॉक है, क्या नीचे ये स्लाइड कर रहा है, क्या नीचे की तरफ ये स्लाइड कर रहा है, तो उसे चेक करिए। तो भैया उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या ये ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ से, सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में एफ आर मैक्स। तो आप लिखोगे म्यू इंटू का एन, म्यू की वैल्यू दी है 0.8 और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, तो नॉर्मल की लिखोगे 10g cos 37। वो कैसे आती है वो आप पीछे से जानते हो, इसे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे 10g, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट करोगे तो हमारे पास ये एंगल 37 होगा, इसको कंपोनेंट लिखोगे तो लिखोगे 10g cos 37 और ये नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा 0.8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू का 4/5, इसे कट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर जो होगा वो होगा 64 न्यूटन। एफ आर मैक्स 64 न्यूटन आ रहा है। तो क्या नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा इस पर वो 10g sin 37 लगेगा, और sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, उसको देखते हुए हमारे पास ये बनेगा 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन हमारे पास ये फोर्स है, और रोकने वाला कितना हो सकता है, मैक्सिमम 64। इससे ये समझ में आया कि ये ब्लॉक चलेगा तो नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में। वेज के रेस्पेक्ट में ये मोशन तो नहीं करेगा, तो चलेगा कैसे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चलेगा, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन करेगा, ये ब्लॉक ऐसे मोशन करेगा। ये अब कितना डिस्प्लेस हो रहा है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि इस बॉडी पर फ्रिक्शन लगेगा कितना। एक तो ये बात कर लेते हैं, तो फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना अप्लाइड फोर्स होता है। अगर बॉडी मोशन नहीं कर रही है तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन। ये बातें हम फ्रिक्शन में कर चुके हैं। तो ये हमारी कहानी यहाँ पर ये हो गई। अब आगे देखिए, तो हमको ये बताना है कि क्या ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है कि नहीं है। तो हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं दिया तो करेंगे क्या, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहोगे, तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से हमारे पास ये टर्म 0 हो गया, हमारे पास s इज इक्वल टू यू की वैल्यू दी है 4, डिस्प्लेसमेंट का दिया, टाइम का दिया 2, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 मीटर। तो बॉडी 2 सेकंड में 8 मीटर चलेगी। तो 8 मीटर जब चलेगी तो इसी को हमको सॉल्व करना है। तो पहले तुम इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। देखो इससे हम क्या समझे, दो बातें समझ गए कि 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और फ्रिक्शन की वैल्यू 60 न्यूटन लगेगी। यहाँ से इतना समझे। चलो भैया इसको हम रफ कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, यहाँ से देखो हमारे पास, यहाँ से कहानी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 0, ये तो 0 आ गया। वर्क डन बाई नॉर्मल, आइए भैया वर्क डन बाई नॉर्मल, तो नॉर्मल का डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल का डायरेक्शन तो ये है, यहाँ से एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ से ये 37 है तो ये भी 37 होगा, ये एंगल होगा 53, तो 53 डिग्री हमारे पास नॉर्मल इसके बीच में बन रहा है। तो आप लिखोगे नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू का कॉस 53, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी है, तो नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास आई थी 10g cos 37 इंटू का डिस्प्लेसमेंट 8 इंटू का कॉस 53। तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ से कितना हो गया, ये वैल्यू 80 हो गई, 80 वैल्यू इंटू का 8 इंटू का 3/5। तो यहाँ से कट करिए, हमारे पास यहाँ से कितना बनेगा, इसे कट करोगे तो ये आएगा 16, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू का 3 इंटू का 8, हो जाएगा 48, 48 इंटू का 8 तो 64 का 4, और यहाँ से 32, 32 और 6 38, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इतना जूल हमारे पास वर्क डन बाई नॉर्मल आ जाएगा, ये आ गया। तो वर्क डन बाई नॉर्मल ये आ गया। वर्क डन बाई फ्रिक्शन और हमें चाहिए, तो हम कैसे करेंगे उसे भी देख लीजिए। आओ भाई देखो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो क्या लिखोगे,
तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इंटू का डिस्प्लेसमेंट इंटू का एंगल चेक कर लीजिए। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, यहां से एंगल कितना बनेगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एंगल यहां से 90 हो गया, 90, ठीक। यहां से ये एंगल है 53, तो ये भी हो गया 53, ठीक है। ये 53 है तो ये भी 53। इसको देखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू है 60, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दिया है 8 इंटू कॉस 90 प्लस का 53, और ये जब देखेंगे तो हमारे पास होगा 60 इंटू का 8 इंटू माइनस का साइन 53, और माइनस का साइन 53 का मतलब हो गया 60 इंटू 8 माइनस यहाँ लगाओ इंटू का 4/5, कितना होगा 4/5। इसे कट करो तो ये 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48 इंटू का 8, 48 इंटू का 8 कितना हो गया, फिर से आंसर आएगा 3842। ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन। लो भाई ये आंसर। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि क्या इसमें वर्क डन बाई नॉर्मल नेगेटिव आ रहा है, नहीं पॉजिटिव है। क्या वर्क डन बाई फ्रिक्शन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं सिचुएशन कैसी भी दी जाए, ये हम कभी भी मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं पालेंगे कि ऐसी सिचुएशन हमने देखी थी तो हमारे पास वर्क डन बाई नॉर्मल ऐसा होता है, ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। कुछ भी एक चीज को फिक्स करके मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं लेके आना है। आप ये ध्यान रखना कि नॉर्मल के द्वारा वर्क डन भी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है, ग्रेविटी के द्वारा भी कुछ भी हो सकता है, टेंशन के द्वारा भी हमने सिचुएशन देख ली है, जीरो भी वर्क डन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इतनी बातें तो हमने यहाँ पर देख ही ली है हम लोगों ने, है ना। अब आगे बात करते हैं कि अगर मान लो कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन के बारे में बात किया जाए तो उसकी कहानी को भी हम आगे इसको बढ़ाते हैं, वो क्या होता है उसे भी देखिए। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूं, हमारे पास वर्क डन बाई 10 kg मान लो हमारे पास ये दिया है और यहां पर म्यू की वैल्यू सपोज 0.5 दिया है। मैंने फोर्स 10 न्यूटन लगाया। मेरा कहना है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, इसको आप ब्लॉक समझो और इसको ग्राउंड समझो। ये ग्राउंड है, जमीन पर ब्लॉक रखा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑफ बाई ब्लॉक कितना होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन बाई ग्राउंड क्या होगा ये समझिए, वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा वो भी समझिए। तो पहले बताओ कि क्या ये ब्लॉक चलेगा, पहले तो ये समझना होगा। तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, हमको चेक करना होता है कि इसका एफ आर मैक्स कितना होगा। एफ आर मैक्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, म्यू एन। तो एन की वैल्यू कितनी होगी उसे भी देखो। हमारे पास यहाँ से ये नॉर्मल और यहाँ से बन गया 10G, ये हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू हो गई। नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से बनेगा, म्यू कितना दिया 0.5, नॉर्मल की वैल्यू दी है तुम्हारे पास 10G, हमारे पास आंसर हो गया 50 न्यूटन। तो एफ आर मैक्स जो बनेगा वो हमारे पास होगा 50 न्यूटन। कितना होगा 50 न्यूटन। ये कहानी हमारे पास यहाँ से आ गई। लेकिन अप्लाइड फोर्स 10 है तो ब्लॉक तो नहीं चलेगा, और जब ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो वर्क डन बाई किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के अबाउट पूछना चाह रहे हो वो तो जीरो ही आना है। तो वर्क डन बाई बी ब्लॉक, बी का मतलब ब्लॉक, वर्क डन बाई ग्राउंड, वर्क डन बाई फ्रिक्शन बाई ग्राउंड, सब का सब जीरो आएगा, सब जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा। जब चलेगा ही नहीं तो आएगा कैसे, ठीक है। तो बात खत्म हो गई। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा कर दूं, उसे देखिए, जैसे कि हमारे पास एक ब्लॉक है 10 kg मास का, म्यू की वैल्यू दी है 0.5, लेकिन एफ की वैल्यू दे दी गई है मान लो 16 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले ये बताना होगा कि ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो तुम्हारा काइनेटिक होगा। क्यों काइनेटिक होगा, क्योंकि मैंने म्यू की वैल्यू सेम दी है। इससे ये बात समझ में आ गई है कि हमारे पास एफ आर मैक्स जो आएगा वो तो 50 आएगा, पीछे वाले क्वेश्चन का ही डेटा है 50 आएगा। रोकने वाला 50 है, लगाया 60 तो चलेगा तो ही, और चलने के टाइम पर जो फ्रिक्शन आता है वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। सबसे पहले ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन बोलो या काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो, ब्लॉक के द्वारा क्या होगा एक वो देखना है। वर्क डन बाई
काइनेटिक फ्रिक्शन बाई ग्राउंड क्या होगा वो देखना है, कितने टाइम में देखना है, या आप डिस्टेंस ले सकते हो, टाइम ही देख लीजिए। हमारे पास ले लीजिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है। तो भैया चलो एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बात करेंगे कि हमारे पास 60 अप्लाइड फोर्स 50 ए और 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। इसके बेसिस पर अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाऊँ तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 दी है, तो 0 प्लस का हाफ इंटू 1 इंटू 10 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 50 मीटर। 50 मीटर ये आ गया। आप वर्क डन बाई फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर बी ब्लॉक का लगाओगे तो क्या लिखोगे? तो इस पर फ्रिक्शन पीछे, इस ब्लॉक पर किधर लग रहा है? पीछे की तरफ, बी ब्लॉक पर। और इस ग्राउंड पर किधर लगेगा? तो ग्राउंड पर अगर हम देखेंगे तो आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से, जरा चेक करें। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है? जब चलने लगेगा तो आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ही आएगी। आप लिखोगे माइनस का 50 इंटू का 50, कितना हो गया? माइनस का 2500 जूल, ये आंसर। लेकिन अगर हम वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन अगर ग्राउंड का निकालेंगे तो यही पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास। लेकिन अगर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ सिस्टम निकालेंगे, सिस्टम, तो यही वैल्यू 0 भी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, उसके द्वारा वर्क डन 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है? वो भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन आया है, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से किसी इंडिविजुअल बॉडी पर, एक बॉडी पर, एक सरफेस पर, क्या उसकी वजह से फ्रिक्शन 0 हो सकता है? वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 हो सकता है? हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो किया गया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी देखा। अगर मैं इसी में थोड़ा सा ये देखें, एक सिचुएशन मैंने ऐसे ली, एक क्वेश्चन ऐसे लिया, हमारे पास ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, और यहां पर ब्लॉक ए पर मैं यहां पर इस तरीके से इसको यहां से बांध देता हूं, ए ब्लॉक को, और इस पर एक लार्ज फोर्स लगा रहा हूं, लार्ज वैल्यू, और यहां पर म्यू दिया है। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो ब्लॉक ए रेस्ट में है और ब्लॉक बी मूव कर जाएगा, और अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन आने के बाद भी ब्लॉक ए पर जो फ्रिक्शन होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो ब्लॉक ए पर होगा वो 0 होगा, और जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा बी ब्लॉक पर देखोगे तो 0 नहीं होगा। तो जनरली बच्चे के दिमाग में ये डाउट होता है, वो ये समझता है कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन 0 कभी नहीं हो सकता। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी एक ब्लॉक पर। सिस्टम पर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पूरे सिस्टम पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन भी 0 आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल ब्लॉक पर हो सकता है क्या? तो हाँ, उसकी वजह से 0 हो सकता है। ये बात भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं इसकी कहानी को। देखो, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसको देखते हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन 0 हो सकता है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी नहीं चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन 0 हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से इंडिविजुअल बॉडी पे भी 0 था, सिस्टम की वजह से भी 0 था। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से क्या तुम्हारा वर्क डन 0 हो सकता है? हाँ, तो अभी एक ऑब्जेक्ट जब हमने 10 अप्लाइड फोर्स लगाया था तो उस टाइम पर बॉडी नहीं चली थी सरफेस पे, तो जब नहीं चली थी तो आपकी बॉडी पर भी 0 था, ग्राउंड पर भी 0 था, सिस्टम का भी 0 था। तो 0 तो हो ही सकता है, नहीं चलेगी, ये तो बच्चे को सबको समझ में आता है। लेकिन क्या स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से? हाँ, हो सकता है। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, हमारे पास 20 kg का ब्लॉक और 10 kg का ब्लॉक ये दिया, नीचे म्यू की वैल्यू 0 है। ऐसे केस फ्रिक्शन में हमने 4 किए थे, जो लोग मेरे से पढ़े हैं वो जानते होंगे। 4 केसेस में बहुत डिटेल में मैंने क्वेश्चन ये कराए थे, ठीक है। उसी का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसी से समझाते हैं। मेरे पास यहां पर 1 से 20 न्यूटन का फोर्स है, ध्यान सुनना,
तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे तो डेटा याद है, उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, और चलने के लिए इस पर अप्लाइड फोर्स 150 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलने के लिए इस पे सिस्टम पर 150 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो जैसे इसमें नए बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, एक कंडीशन में ले लेता हूँ समझाने के लिए, हम बिल्कुल नई सिचुएशन लेता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, चलो देखो क्या रेंज होगी जिस पर ये दोनों साथ साथ चलेंगे, क्या रेंज ऐसी होगी जिस पर ये सेपरेट होंगे, ये समझ लेते हैं। इसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये करना होता है कि इस पर FR मैक्स निकालना होता है। इस पर FR मैक्स निकालिए, क्योंकि जब इस पर फोर्स लगाओगे तो ये वाला ब्लॉक इस वाले को आगे घसीटना चाहेगा, और ये वाला अगर आगे घसीटना चाह रहा है तो 10 वाला 20 को पीछे की तरफ लेके जाना चाह रहा है। ये भी ध्यान रखना, दोनों सरफेस पर इक्वल फोर्स लगते हैं, बट एक पर डिफरेंट बॉडी पर दोनों फ्रिक्शन एक्ट करते हैं। तो ऊपर वाले नीचे वाले ने ऊपर वाले पे लगाया, ऊपर वाले ने नीचे वाले पे ऐसे लगाया। इस तरीके से हमें चीजें पता है पहले से, ठीक है। अब देखो FR मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे सर म्यू इंटू एन करना चाहिए। आप बोलोगे सर म्यू की वैल्यू 0.5 दी है और ऊपर वाले का नॉर्मल जो होगा वो 10G होगा, आंसर होगा 50 न्यूटन। तो FR मैक्स तो आपके पास हो गया 50 न्यूटन, ठीक है। FR मैक्स की वैल्यू क्या आ गई 50 न्यूटन, ये लो भाई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऊपर वाले ब्लॉक पर जो लग रहा है वो कौन लग रहा है, यही अप्लाइड फोर्स है। अगर हम नीचे वाले पे फोर्स लगा के अगर सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो ऊपर वाला चलेगा क्यों, ऊपर वाला चलेगा इसके बीच के फ्रिक्शन की वजह से, और इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, तभी तो आगे जा रहा है। ये ब्लॉक पर फोर्स लगाने के बाद ऊपर वाला भी आगे जा रहा है, तो ये तभी जा सकता है कि जो फ्रिक्शन ऊपर इसको आगे चला रहा है। तो भैया यही उसमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा हमें। तो हमारे पास क्या हो गया 10 इंटू का ए, ये कितना दिया 50, ए की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोगे 5। तो जो ये 5 आया है इसको ए मैक्स कहेंगे। ए मैक्स किसके लिए, फॉर बोथ मूव टुगेदर, फॉर बोथ मूव टुगेदर, दोनों को साथ साथ चलने के लिए ये हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब यहां से समझो हमारे पास ये आ गया ए मैक्स, तो ए मैक्स अब दोनों सिस्टम को एक साथ कंसिडर करिए। तो आप बोलोगे सर सिस्टम का मास है 30 kg, इस पर अप्लाइड फोर्स F है और इसको साथ साथ चलाना है, तो ए मैक्स के साथ ही चलाना पड़ेगा। तो कितना हो गया भैया, ये बोलोगे सर F इज इक्वल टू 30 इंटू का ए मैक्स। ए मैक्स की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ए मैक्स की वैल्यू तो दी है 5, तो 30 इंटू का 5 हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 150 न्यूटन। यही इसकी लिमिट है। मतलब अगर तुम 150 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो नीचे वाला ऊपर वाले को छोड़ देगा, मतलब नीचे वाला तेज भागेगा, ऊपर वाला अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो दोनों आपस में रिलेटिव मोशन कर जाएंगे। तो मैक्सिमम हमारे पास फोर्स क्या होगा जिसपे ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, वो है 150। अगर 150 से कम लगाते हो तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर 150 से ज्यादा लगाते हो दोनों अलग अलग चलेंगे, और दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन भी होगा। ये बातें हम पीछे कर चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो देखिए इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कैसे करना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक सिचुएशन में ये ले रहा हूं कि हमारे पास हटाई देते हैं, नया बनाते हैं। देखिए $10 kg या 20 kg, 20 kg, 10 kg, और इस पर मैं लगा रहा हूं 1 से 20 न्यूटन। अब बताओ, अभी जो हमने डेटा के हिसाब से बताया, तो 1 से 20 के हिसाब से ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, बताओ भैया। 1 से 20 न्यूटन के हिसाब से दोनों साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, तो हम बोलेंगे सर दोनों साथ साथ चलेंगे। 10 सेकंड में हमें दोनों फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन बताना है दोनों बॉडी पर। तो भैया सबसे पहली बात यह है कि जो ए पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो आगे लगेगा FRA, और जो बी पर लगेगा वो पीछे लगेगा, ठीक है। हम ये बात जानते हैं दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन अब करना क्या है, सबसे पहले करना ये होगा दोनों साथ साथ चलेंगे। तो आप बोलोगे सर दोनों को कंबाइंड बॉडी मानेंगे,
और 30 केजी को मानेंगे, उस पर 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इनका दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 120 इज इक्वल टू 30 इंटू का AC, और AC की वैल्यू जो आएगी वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। क्या ऊपर वाले पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो MA के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। क्या FRA जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो लिखेंगे हम 10 इंटू का 4, आंसर आएगा 40 न्यूटन। अगर 40 A पर है तो 40 B पर भी होगा, दोनों का फ्रिक्शन सेम होगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन में काम करते हैं, तो 40 न्यूटन दोनों का है। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ये है तो क्या हम इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पर हम ये कर सकते हैं। तो भैया हमारे पास क्या होगा? शुरुआत की कोई वेलोसिटी दी नहीं है तो 0 मान लीजिए, हाफ इंटू का 1 कितना दिया तो 4 आया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, मतलब टाइम कितना दिया 10 दिया है, तो टाइम 10 के हिसाब से ये बना, तो हमारे पास ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। देखो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ गया। अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर हम A ब्लॉक पर देखें, अच्छा जब दोनों अगर आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे, साथ साथ जा रहे हैं, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है दोनों पर। ठीक है, तो इसे लिखो। इसे क्या करोगे? आप बोलोगे सर वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स अगर लिखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन A इंटू का डिस्प्लेसमेंट इंटू का cos 0 आप लिखो। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया 40, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया 200, वैल्यू 1, आपके कितना आ गया 8000 ये आ गया। तो ऊपर वाले पर वर्क डन पॉजिटिव है तो नीचे वाले क्या होगा? इतना ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पीछे लग रहा है, इस पर कितना लग रहा है? पीछे लग रहा है 40, कितना डिस्प्लेस हुआ? दोनों बराबर हुए 200, और ये वैल्यू हमने पहले ही, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर cos 180 ले लो। इसके हिसाब से क्या हो गया? माइनस का 8000 जूल। ये भी आपका स्टैटिक है। तो दोनों की वजह से क्या आया? वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आया ऊपर वाले पे पॉजिटिव स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, और नीचे वाले पे नेगेटिव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। तो कोई भी मिसकंसेप्शन आप मत मान लेना कि हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या 0 हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा भी वर्क डन 0 हो सकता है। इंडिविजुअल बॉडी पे 0 हो सकता है, सिस्टम का 0 हो सकता है, और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा, तो ये 0 भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं सिस्टम का लूं, सिस्टम का कर लेते हैं तो क्या होगा? सिस्टम के द्वारा वर्क डन अगर लिखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन का तो क्या होगा? वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन A और B अगर लिखोगे तो हमारे पास कुल मिला के 0 इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके की भी चीजें ध्यान रखना। ये बताओ अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम किए हैं वो किस चैप्टर से लिंक्ड हैं? तो आपको पता चलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन और आपका 1D 2D से ही लिंक सारे क्वेश्चन थे। अभी कोई भी क्वेश्चन हमने अभी इसमें जो भी किया है, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में जो भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके काइनेमेटिक्स से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से और फ्रिक्शन से ही लिंक्ड है। नया कोई भी है नहीं। अगले चैप्टर जो भी होंगे वो उसी के हिसाब से हम करेंगे। एक क्वेश्चन आप चाहो तो एक क्वेश्चन इसमें अच्छा करा सकते हैं हम। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक प्लैंक है, इस पर एक ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का ब्लॉक है, ये 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी ये है, और इनिशियली ये रेस्ट पे है। बी ब्लॉक जिसको हम कह रहे हैं, बी प्लैंक कह रहे हैं, इसको बी मान लीजिए, इसको आप ए मान लो। तो अगर मैं इसकी सिचुएशन को समझे तो क्या कहेंगे? ऊपर वाला हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड से इस प्लैंक के ऊपर फेंका गया, ऐसा कह सकते हो। प्लैंक के ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड से इसे फेंका गया, लेकिन जिस टाइम पर फेंका गया था उस टाइम पर प्लैंक हमारा रेस्ट में था। अब क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए कितना होगा,
वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी कितना होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने फ्रिक्शन में आपको कराया है, डेटा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने फ्रिक्शन चैप्टर में कर रखे हैं। तो वो अगर तुम्हें पूरी कहानी आती है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट हिंट के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। आप जाइए और टाइप करिए, उसमें यूट्यूब पर चेक करिए और लिखिए फ्रिक्शन बाई रवि साक्या। जहाँ तक लेक्चर नंबर मेरे हिसाब से 10वां होना चाहिए, 10th या 11th लेक्चर होगा, उससे आप चेक करिएंगे तो ये वाला आपको दिख जाएगा, ठीक है। आओ भाई इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें क्या दिखना है वो समझिए। फ्रिक्शन जब तक एक्ट करेगा तब तक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन होगा, सबसे पहली बात तो ये है। और फ्रिक्शन कब तक लगेगा, जब तक दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन कब खत्म होगा तो उसे समझते हैं। पहले तो रिलेटिव मोशन हो ही रहा है, वो तो रेस्ट में ये 6 से फेंका गया। सिचुएशन बात की ये बनेगी कि फाइनल सिचुएशन में कि इस पर क्या होगा, ये इसको आगे धकेलना चाहेगा फ्रिक्शन की वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये इसको पीछे रोकना चाहेगा। तो क्या होगा, इस वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन है और इस वाले पे आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इस पर एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा और ऊपर वाले पे रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। तो इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट करेगी और ऊपर वाली घटना चाहेगी। तो ऐसा होगा कुछ समय बाद कि ऊपर वाले की स्पीड घटते 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 और नीचे वाले प्लैंक की स्पीड बढ़ते 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 दोनों की एक हो जाएगी। और जैसे ही एक होगी दोनों का रिलेटिव मोशन बंद हो गया, फ्रिक्शन लगना बंद हुआ, मतलब वर्क डन बंद हो गया। फ्रिक्शन लगना बंद मतलब वर्क डन बंद हो गया। तो वर्क डन बंद हो गया तो बस बात खत्म, वर्क डन वहीं पर 0 हो जाएगा। तो उससे पहले जितना भी होगा वही कहानी को समझना है हमें। आइए भैया, तो हम ये कहेंगे कि इस सिचुएशन पर मान लो कि ए है और ये बी है, दोनों की स्पीड ये वी है और ये बी है, दोनों की स्पीड वी हो गई। ये हम समझ रहे हैं। तो आओ भैया चेक करते हैं। सबसे पहले एफ आर के ए ब्लॉक पर देखोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर म्यू इंटू का एन ए, कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर म्यू की वैल्यू मैंने दी है कि नहीं दी है, नहीं दी है। आप लिख लो 0.4 दे रहा हूँ मान लो, तो आप लिख लो 0.4 इंटू का आप लिखोगे 10 और इंटू का जी तो वो भी 10, तो आ गया यहाँ से 40 न्यूटन। तो एफ आर हमारे पास 40 न्यूटन हो गया। और इस एफ आर में देखा जाए तो इसी एम ए के बराबर करेंगे, तो क्या लिखेंगे देखो, इसी एफ आर के ए को अगर हम एम ए के बराबर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एफ आर के ए की वैल्यू कितनी दी है, वैल्यू दी है 40 इज इक्वल टू 10 इंटू का ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये 4 एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, तो ध्यान रखना 4 हमारे पास, अगर मैं एक और डायग्राम बनाए इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि जब 4 होगा तो 4 पीछे की तरफ होगा और उसी टाइम पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 6 होगी इनिशियल। ये है ब्लॉक ए। लेकिन अगर मैं इसी सिचुएशन पर प्लैंक का देखूं, इसी सिचुएशन पर प्लैंक का देखूं तो क्या होगा, तो प्लैंक का अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये होगा कि प्लैंक पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, वो कितना लग रहा है 40 लग रहा है, इसका मास कितना दिया 20 kg दिया है। तो आप बोलोगे सर ये अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है, तो 40 इज इक्वल टू 20 इंटू का ए बी, तो ए बी की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया, किसका, नीचे वाले प्लैंक का। तो ये 2 आ गया, तो इसको भी देखते हैं। अब ये हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन आप ए बी आगे लिखोगे और इस पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लिखोगे जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि नीचे में एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, ऊपर वाले में रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखो भाई, चलो भाई, अब अगर हम आगे देखें हम यहां लिख लेते हैं, हमारे पास ए ब्लॉक पर -4 है, बी ब्लॉक पर 2 दिया है, ठीक है। इन सिचुएशन को समझते हैं। हमारे पास अगर हम बोले तो ए ब्लॉक का 4 पीछे और 6 आगे, ठीक है। और इसका क्या है, शुरुआत में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे और इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन फाइनल सिचुएशन में क्या होने था,
फाइनल सिचुएशन में ये होना था कि ये यहाँ पर आ गया और दोनों की स्पीड सेम हो गई। मैं थोड़ा सा ऊपर बना के इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए। ये सिचुएशन होगी। आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए इनटू का टी। तो आप बोलोगे सर ये 6 है, एक्सेलरेशन 4 है, टाइम 0, ये बन गया वी ए। इसी तरीके से अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, इसमें अगर हम देखें तो v को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं यू बी प्लस का ए बी इंटू का टी। इसे बोलोगे तो बोलोगे सर शुरुआत की वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है 2 इंटू टी, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ v। लेकिन हम जानते हैं कि दोनों वेलोसिटी बराबर है, तो वी ए इज इक्वल टू वी वी, दोनों को इक्वल करोगे तो 6 माइनस का 4t इज इक्वल टू 2t। हमारे पास इस इक्वेशन से t की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई, 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालो। तो जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या आएगा उसे भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एस ए इज इक्वल टू 6 इंटू का 1 माइनस का हाफ इंटू का 4 इंटू का 1 का स्क्वायर। हमारे पास ये 2 हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ए का है 4। इसी तरीके से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बी का डिस्प्लेसमेंट भी लिखो, एस बी इज इक्वल टू यू बी टी प्लस का हाफ ए बी इंटू का टी स्क्वायर। हमारे पास ये वेलोसिटी 0 दी है, आप लिखोगे 0 प्लस का हाफ इंटू का 2 इंटू का 1 का स्क्वायर। हमारे पास एस बी की वैल्यू आ गई 1 मीटर। तो अगर हम यहाँ से बात करें, इस 1 सेकेंड में ऊपर वाला ब्लॉक 4 मीटर चल रहा है, नीचे वाला ब्लॉक तुम्हारा 1 मीटर चल रहा है, तो बताइए कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए ब्लॉक और प्लैंक कितना होगा? ट्राई करो। तो भैया क्या होगा? यहां से देखेंगे तो लिखेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है? पीछे की तरफ है। कितना लगेगा? 40 लग रहा था, ठीक है। 40 इंटू का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है इसका, ए ब्लॉक का, तो हमारे पास दिया है 4, तो आंसर आ गया माइनस का 160 जूल। ये आ गया। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक या प्लैंक बी कितना होगा? तो इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है काइनेटिक, तो 40 लग रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो हमारे पास ये बन गया, कितना बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा यहाँ से 40। अगर मैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इस पे अगर हम पूरे सिस्टम का ले लें तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका सिस्टम का हो जाएगा माइनस का 122, ये आंसर, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में भी हमने आइडिया ले लिया कि हमारी फ्रिक्शन की सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हें किताबों में दिख जाएगा, डेटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सेम क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत की कोई भी किताब अगर आप लगाओगे तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे जेईई एडवांस का हो, चाहे कोई भी किताब हो, ठीक है। आप लगाएंगे, आप पढ़ें और उसके बाद ट्राई करें तो आपको अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी अगले लेक्चर में जो बचा हुआ इसका वर्क का पार्ट है वो हम कराएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे जो अभी जितना भी हमने इसके ऊपर वर्क पढ़ा, वर्क पे जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही।